केयर में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद हम आप सबों के बीच फिर से हाजिर हैं और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कम्युनिटी में बताया था, क्राउन बुक पेज बाय पेज करेंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा बीपीएससी 67वीं और बिहार दरोगा, जो कि हमारा आने वाला एग्ज़ाम है। बीपीएससी 67 पीटी का डेट फिक्स कर दिया गया है, जो कि एक्सपेक्टेड है 23 जनवरी को। और आपका जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 26 दिसंबर को। तो दोस्तों, जब टारगेट आपके सामने हो तो उसको अचीव करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आज हम देखेंगे पेज संख्या 1 से लेकर 10 तक, जिसमें हमारा आ जाएगा वैदिक काल के ठीक ऊपर तक। अगर आपके पास क्राउन की बुक है तो आप उसको ले लेंगे और देखेंगे, ठीक है। ऐसे हम इसे शॉर्ट में रखना चाहेंगे और पेज बाय पेज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करें। स्टार्ट सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसे शॉर्ट में हम रखेंगे, क्योंकि इतिहास से हमें यह पता चलता है कि जो हमारी जड़ें हैं वो किस तरह से डेवलप होते होते आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि प्राचीन काल में मानव जो है वो नंगे घूमते थे। अब धीरे धीरे हम लोगों ने फिर उसी तरफ मोड़ लिया है। ऐसे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आप देखते हैं फटी हुई जीन्स का प्रचलन आ गया। तो लगभग हमको लग रहा है कि फिर हम उसी स्थिति में जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। बाकी चीज़ों में हम बहुत बहुत चीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो इतिहास से हमें यही पता चलता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस ऑर्डर में हुआ है और उसे हम ठीक से समझते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव समझने की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट पे बात करेंगे। चूँकि बीपीएससी 67th पीटी और बिहार दरोगा ये ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव नहीं होने वाला है। दोस्तों, दोनों में बस इतना ही अंतर है कि आपको 67 पीटी के लिए बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा और जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करेंट दोनों में पढ़ना है। बीपीएससी में आधुनिक भारत के इतिहास का ज़्यादा रोल रहता है और जिसमें हम स्पेक्ट्रम की बुक को भी रेफ़र करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं क्राउन बुक पेज बाय पेज। इसमें कुल 332 पेज हैं। अगर हमने 10-10 पेज करके लिया तो इसे हम 33 से 34 दिन में ख़त्म करने का टारगेट रखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा लक्ष्य होगा एनसीईआरटी की जो महेश बर्नवाल की जो पुस्तक आती है सार संग्रह, उसे हम कवर करेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो कंटिन्यू रहें, तभी आपको फ़ायदे मिलेंगे। और अगर देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें, अन्यथा ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि आप भी अपना समय ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत दो प्रकार के हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अगर हमको जानना है तो हमें दो सोर्सों पर डिपेंड होना होगा। पहला है लिटरेसी सोर्स और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। अब लिटरेसी सोर्स में क्या है, इसमें आपको वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य देखने को मिलेंगे। जबकि अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो उसमें हमें पूरा लेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन, इन सब चीज़ों को देखना होगा। इसके अलावा साहित्यिक सोर्स में जो हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो विदेशियों द्वारा विवरण, जैसे कि आप जानते होंगे कि फाहियान आया, अलबर्नी आया, इत्सिंग आया, ठीक है। तो इन सबों ने क्या भारत के बारे में क्या चर्चाएं लिखी, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन सब से भी हमें भारत के बारे में जानने को मिलता है, इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। अब साहित्यिक सोर्स जो है हमारा, उसमें क्या सब आता है, तो उसमें अगर हम ब्राह्मण सोर्स की बात करें तो उसमें जैसे कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और महाभारत, रामायण, पुराण, इन सब जो है ये सब हमारा ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। जबकि बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत 3 प्रकार के पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। इसके अलावा महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित जो कि अश्वघोष द्वारा रचित है, महाविभास जो कि वसुमित्र के द्वारा रचित है, और जातक कथाएं जो कि बौद्ध महात्मा बुद्ध के
पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं इनमें। ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है और महाविभास के लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष, जबकि महाविभास जो है वो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जैन ग्रंथ की बात करें तो उसमें आपको कल्प सूत्र जो कि भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र यानी 3 सूत्र इनमें आपको देखने को मिलेंगे। अब हम ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें आपका राजतरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा, दोस्तों इसको बहुत बारीकी से देखेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। इससे तो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं ये अर्थशास्त्र क्या है, तो यह इकोनॉमिक्स का विषय नहीं है, यह आपका प्रशासनिक विवरण है, ठीक है, राजनीति प्रशासनिक विवरण है अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है आप हमें कमेंट करके बताएं। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। स्वप्नवास वदता जो कि भास के द्वारा लिखी गई है। अब राजाओं द्वारा जो कुछ साहित्य लिखे गए उनका भी विवरण देखते हैं, जैसे कि हाल जो है गाथा सप्तशती जी की हाल ने लिखा है और ये सातवाहन के शासक थे। मत विलास प्रहसन ये महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया जो कि पल्लव वंश के शासक थे। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा आपका मानसोलास जो है वो सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है जो कि चालुक्य वंश से संबंधित हैं, ठीक है। ये हमारा राजाओं द्वारा रचित साहित्य था। अब हम साहित्यिक स्रोत की ओर अग्रसर होते हैं। तो अभी हमने देखा कि कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसमें क्या मिलता है, उसमें संस्कृत भाषा में है यह कल्हण की राजतरंगिणी, जिसमें पहली बार आपको ऐतिहासिकता की झलक मिलती है। महावंश, दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ, दक्षिणी बौद्ध के मत के ग्रंथ हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महावंश और दीपवंश जो सोर्स है वो किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर कुछ डीप जाना हो तो ये पूछा जा सकता है यह दक्षिणी बौद्ध मत से रिलेटेड है या उत्तरी बौद्ध मत से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान के तौर पे। आगे है ललित विस्तार जो कि बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। यह ललित विस्तार का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। पाणिनि ने सबसे पहले संस्कृत व्याकरण लिखा अष्टाध्यायी नाम से, ठीक है। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का भी वृत्तांत मिलता है आपको। महाभाष्य के द्वारा पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही एक टीका है, ठीक है, एक विवरणी है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभाष्य की रचनाकार कौन है, पतंजलि हैं। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की है, यानी कि हर्षचरित किसने लिखी है, तो ये बाणभट्ट ने लिखी है जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य, देखिए यहाँ पर विवरण आ ही गया है। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने लिखी है जिसमें मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। बागपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी है। गौरवह नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये वागपति ने लिखी है। कहाँ के राजा थे, कन्नौज के राजा थे। कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित है यह गौरवह पुस्तक। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि हेमचंद्र की पुस्तक है कुमार पाल चरित, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित और बिल्लाल का है भोज प्रबंध। इन सब को आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदिकल मब्बकरम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है, ये तमिल में लिखी गई है। अब विदेशियों द्वारा जो महत्वपूर्ण विवरण है उनको देखते हैं। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, हेरोडोटस हैं।
मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कई बार यहाँ से रिपीट हुए हैं प्रश्न कि मेगास्थनीज कौन थे। पहला प्रश्न यही बन जाता है, तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। दूसरा प्रश्न किसके राज दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। इंडिका इन्होंने लिखी है। यह मूल रूप में प्राप्त नहीं है और प्राप्य है, लेकिन इसके उदाहरण उनके अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। मतलब बहुत सारे इसके बाद जो लेखक हुए उन्होंने इनके विवरण को शामिल किया है। हालांकि इनका जो पुस्तक है वो मूल रूप में प्राप्त नहीं है। अज्ञात लेखक की बात करें तो एक बार बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सीरी, जो ये पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये अननोन राइटर हैं। इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वो लाल सागर की भ्रमण पर थे, तो उन्होंने भारतीय बंदरगाहों और प्राकृतिक स्थितियों के बारे में लिखा था। टॉलमी की बात करें तो टॉलमी की ज्योग्राफी पुस्तक है। प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य के बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। तो आपसे यह सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है टॉलमी। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। स्ट्रैबो ने कहा कि मेगास्थनीज ने जो इंडिका में विवरण दिया है वह इमेजिनरी है, रियलिस्टिक नहीं है। अब रोमन लेखक की बात करते हैं तो रोमन लेखक में आपका प्लिनी एक लेखक हैं, जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पे हो गया। आप देखेंगे जैसे हिस्टोरिका आएगा आप हेरोडोटस मार देंगे, लेकिन अगर आप गौर से नहीं पढ़ेंगे कि नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका है तब आप यहाँ पर गलती कर बैठेंगे। इसलिए ध्यान देंगे कि नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका अगर पुस्तक की बात हो रही है तो वहाँ पर सही आंसर क्या है, प्लिनी, जो कि एक रोमन लेखक हैं। और रोमन लेखक हैं तो ये किसके इतिहास के बारे में संबंध दर्शाएंगे, भारत और इटली के बीच। अब चीनी विवरण की बात करते हैं तो चीनी पर्यटक भारत में क्यों आए, तो आपको ही पता है कि भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब धर्मों का उदय हुआ था। तो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने के लिए चीनी जो लेखक हैं वो भारत आए थे, चीनी दार्शनिक भारत आए थे। इनमें सबसे पहले चर्चा आती है फाहियान की। फाहियान या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कई बार प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में कि फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, इसके शासनकाल में वह कब आया था, 5वीं सदी के आरंभ में आया था। इसकी एक महत्वपूर्ण रचना है फूको की। कई बार ये प्रश्न जो है हर एक किताब में नहीं मिलते हैं। तो फूको की रचनाकार कौन है, फाहियान। इसको लिंक कर लेंगे, फू से फाहियान ने फू किया। ठीक है, फाहियान ने फूक दिया, फूको की फाहियान की पुस्तक है। बहुत बेसिक सा है, बहुत आसानी से याद रह जाएगा, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ठीक है, अब आइए फाहियान के बाद और कुछ चीनी लेखक की हम चर्चा करते हैं, जिसमें दूसरे लेखक हैं हमारे पास ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो बहुत लिंक है इसमें कंफ्यूज करने की कहीं सी बात नहीं है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन के दरबार में आया। फाहियान किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी, फूको की लिखी। ह्वेनसांग का दूसरा नाम युआन च्वांग भी था। ये बहुत कम पुस्तकों में मिलता है आपको, युआन च्वांग। ठीक है, ह्वेनसांग का दूसरा नाम युआन च्वांग भी था, जो कि 629 ईस्वी में भारत आया था। 629 ईस्वी में भारत आया था। वहीं फाहियान की बात करें तो वह आपका 5वीं सदी ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, सियुकी की इस रचना किसने की, ह्वेनसांग ने सियुकी की रचना की। वहीं फूको की रचना फाहियान ने की। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इंटू कहता था। इंटू का मतलब अर्धचंद्राकार। यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वाटर्स के अनुसार भारत को इंटू यानी अर्धचंद्राकार नाम किसने दिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ह्वेनसांग ने दिया। ह्वेनसांग के एक दोस्त थे वीली, उसने ह्वेनसांग की जीवनी को लिखा था। तो ह्वेनसांग के मित्र पूछे जा सकते हैं, वीली जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसमें उसने हर्षकालीन राजनीति यानी हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। तो जिसके दरबार में आएंगे स्वाभाविक है उसी के बारे में लिखेंगे। इसमें 138 देशों का विवरण भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम इत्सिंग की बात करते हैं। तो इत्सिंग के बाद ये 7वीं शताब्दी में आए थे इत्सिंग, और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। सीधा सीधी बात यहाँ से ये है कि इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए।
तो चीनी यात्री में हमने 3 लेखक की बात की। यूनानी लेखक में हमने बात किया 2 लेखक, एक तो अज्ञात लेखक थे, एक हेरोडोटस और एक मेगास्थनीज की बात की है। वहीं हमने प्लिनी एक रोमन लेखक की बात की जिन्होंने नेचुरलिस हिस्टोरिका लिखी। अब हम अरबी लेखक की बात करते हैं, चूँकि भारत का अरबों से भी संबंध था। तो सुलेमान एक लेखक है जो कि 9वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन्होंने पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में विवरण लिखा है। अल-बरूनी की बात करें जिससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है किताबुल हिंद के लेखक कौन है, आपसे पूछा जाता है तहकीक हिंद के लेखक कौन है, तो आप बेसिक आप आंसर जानते हैं, इसका जवाब अल-बरूनी है। अल-बरूनी ने लिखा है। अल-बरूनी किसके समकालीन था? महमूद गजनबी के समकालीन था। ये भी पूछा जाता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो जब वह भारत आया तो भारत के निवासियों की दशा, उसका विवरण उन्होंने लिखा। इसके अलावा अरबी लेखक की बात हो गई। अब हम एक तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ की बात करते हैं जिनके 2 पुस्तक हैं, कंग्यूर और तंग्यूर। यहाँ से ही प्रश्न बने हैं कि कंग्यूर और तंग्यूर के लेखक कौन हैं, तो ये हैं, इसके लेखक हैं तारानाथ जो कि तिब्बती बौद्ध लेखक हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोर्सेस की बात करेंगे तो उसमें आपको सिक्के, कॉइन्स, मोहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण, इन सब पर हमें फोकस करना होगा। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अभिलेख क्या होते हैं? तो जो लेख मोहर, प्रशस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। जो भी लेख आपको मोहर पे मिलेगा या स्तंभ पे मिलेगा, स्तूप पे मिलेगा, चट्टान पे मिलेगा, यानी कि लिखित साक्ष्य जो भी मिलेंगे इन चीज़ों पर, मोहर पे मिले या खंबा पे मिले, चट्टान या ताम्रपत्र पर मिले, उन्हें हम अभिलेख कहेंगे। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एपिग्राफी किसे कहते हैं, तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, या हिंदी कहें तो पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो कई बार हिंदी तो नहीं दिया जाता है लेकिन इंग्लिश में प्रश्न पूछा जाता है कि एपिग्राफी क्या है, तो यह अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। वही हम बात करें पेलियोग्राफी की, तो अभिलेख और दूसरे प्राचीन दस्तावेज, जो भी दस्तावेज हैं उन पे अगर हम डेट का, ठीक है, एंटिक डेट का अगर विवरण देखते हैं, यानी कि प्राचीन तिथियों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम पेलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। वहीं अगर आपको सिक्के का अध्ययन पूछा जाए, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को पता है, बस मैं रिमाइंड करने के लिए इसे लेकर आया हूँ आपके बीच। आप बहुत सारी बातें इसमें जानते भी होंगे। सिक्के की बात करें तो भारत के जो प्राचीन सिक्के थे उन्हें आहत सिक्का कहा जाता था या पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था। साहित्य में इन सिक्कों को कसारपन कहा गया है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के जो प्राचीन सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का। साहित्य में इसके लिए कौन सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता था? कसारपन कहा जाता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, कुछ सिंबल्स मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती चली गई। मतलब शुरुआत में जो है कुछ सिंबल्स दे दिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंसान जब डेवलप करता है तो वह क्या हर चीज़ में अपनी छाप छोड़ना चाहता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो हवाई जहाज़ पे छपा, ठीक है, सोनू सूद जी का फ़ोटो छपा उनको सम्मान देने के लिए। तो इंसान जैसे जैसे डेवलप होता है वो सारी चीज़ों पर अपना अस्तित्व बनाना चाहता है। वैक्सीन पे मोदी जी की, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे मोदी जी की फ़ोटो लगी है, मतलब एक तरह से अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि इस पर जो है इसमें जो योगदान है वो मेरा योगदान है, एक तरह से यही दर्शाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। सोने के लिखित सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने चलाए। अब यहाँ से प्रश्न चलता है कि सबसे पहले सोने के लिखित सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त वंश के शासकों ने किया सबसे ज़्यादा। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसका रहा? तो कुषाणों का रहा। ठीक है, पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इसे हिंद यूनानी ने चलाए। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानी ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त वंश के शासकों ने। सबसे शुद्ध
सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण वंश के शासकों ने। सोने के लिखित सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण के शासकों ने चलाए। ठीक है। समुद्रगुप्त ने एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। ऐसे यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त जो है वो बीना बजाने की कला में संलिप्त था। सातवाहन के शासकों ने सिक्के जो है वो शीशे के जारी किए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहन शासकों ने, जिसमें गौतमी पुत्र, वलसिरी, ढेर सारे सतकर्णी, ये सब नाम आते हैं। ठीक है, प्रमुख राजाओं में। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है, जबकि चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। ठीक है, चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता है। इसमें मोटा मोटी क्या बातें आई कि प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता था? पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था। साहित्य में इसको क्या कहा जाता था? कसारपन कहा जाता था। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? हिंदी यूनानी चलाए। सबसे ज़्यादा किसने चलाए? गुप्त वंश के शासकों ने चलाए। सबसे शुद्ध किसका रहा? कुषाण वंशों का रहा। सोने का लिखित सिक्का किसने चलाया? कुषाण वंश के शासकों ने चलाया। शीशे का सिक्का किसने चलाया? तो वो सातवाहनों ने चलाया। ठीक है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। चलिए अब हम बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं, जैसा पहले भी हमने डिफिनेशन में देखा। और मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलता है, यानी कि कहीं पर बातें लिखी हुई है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे ज़्यादा मैसूर संग्रहालय जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिलेख आपको मिलता है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्तकाल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित। अब देखिए ये काफ़ी डीपली पॉइंट है कि मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्तकाल के अधिकांश अभिलेख आपको कहाँ से, किस ग्रंथ से मिलेंगे? तो उसका नाम है कार्पस इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का अर्थ ही होता है अभिलेख या ताम्रपत्र पर लिखी हुई बातें। इंडिकेरम, चूंकि इंडिया का है तो इंडिकेरम शब्द का प्रयोग किया गया। कार्पस इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शनम और इंडिकेरम संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ है ग्रंथ के लिए। अब अभिलेख में जो लिपियां हैं वो कौन सी लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो इसके लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की लिपियां हैं, जिनमें प्राकृत लिपि है। शुरुआत में जो लेख है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। फिर ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेख हालांकि बहुत सारे लिपियों में है, वो ब्राह्मी में भी है, खरोष्टी में भी है, ग्रीक और अरमाइक में भी है। ठीक है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि किधर से लिखी जाती है? तो वह बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसा कि अभी हम लोग लिख रहे हैं वो ब्राह्मी लिपि की तरह ही है, बाएं से दाएं ही लिख रहे हैं। अंतर किस में है? वो खरोष्टी लिपि में है, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर। ब्राह्मी देखिए, ब्राह्मी याद बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। ब्राह्मी यानी बॉस स्टार्ट हो रहा है तो हम बाएं से शुरू करेंगे। ठीक है। अब एक पकड़ लेंगे, दूसरा आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ब्राह्मी जो है वो जब बाएं से दाएं है तो खरोष्टी क्या होगी? दाएं से बाएं होगी। यूनानी और अरमाइक, या इसे ग्रीक और अरमाइक भी कहते हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों से प्राप्त हुआ है। तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में भी मिलते हैं, खरोष्टी में भी मिलते हैं, इसके अलावा ग्रीक और अरमाइक में भी मिलते हैं। ठीक है। आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ और टोपड़ा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। इसलिए इसको पूछा जाता है कि फिरोज शाह अशोक के 2 शिलालेख को मेरठ और टोपड़ा किसने लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने उठाकर ले आया था। ठीक है। एक को मेरठ ले आया था और दूसरा को टोपड़ा यानी कि हरियाणा ले आया था। मेरठ और टोपड़ा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिल्ली ले आया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने इन शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख को खोजा किसने? तो वो खोजा टी पैंथलर ने। किसने खोजा? टी पैंथलर ने खोजा, और वह खोजा 1750 में। ठीक है।
1750 ईस्वी में खोजा, जबकि इसे पढ़ा किसने, तो इसे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग अभिलेख और उनके शासक की बात करेंगे। इनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे इलाहाबाद प्रशस्त अभिलेख भी कहा जाता है, यह किस वंश से रिलेटेड है, गुप्त वंश से, और समुद्रगुप्त ने लिखा। डायरेक्ट प्रश्न बनता है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, रुद्रदामन से, जो कि शक वंश से है। भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल। एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से रिलेटेड है। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, राजा भोज प्रतिहार वंश से रिलेटेड है। देवपाड़ा अभिलेख, विजय सेन, जो कि बंगाल के शासक थे, गौड़ शासक। मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश से रिलेटेड है। मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन, मालवा के राजा थे। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है, जो कि सातवाहन से रिलेटेड है। एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इलाहाबाद, जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन। भीतरी स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त से है। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, राजा भोज से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख, विजय सेन से संबंधित है। मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन से संबंधित है। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, यशोधर्मन से रिलेटेड है। और नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री से रिलेटेड है। अब अभिलेख के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे रुद्रदामन अभिलेख जो है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन प्रथम से रिलेटेड है, जो कि शक राजा थे, वह किस भाषा में है, तो यह अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। पहला प्रश्न, ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसे माना जाता है, तो वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जो जूनागढ़ अभिलेख है, वह संस्कृत में पहला अभिलेख माना जाता है। एहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, वह उसके दरबारी ने लिखा था, जिसका नाम था रवि कीर्ति। कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। रवि कीर्ति, जो कि एहोल अभिलेख के रचयिता हैं, और वह पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से रिलेटेड है, चालुक्य वंश से रिलेटेड है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक के किस अभिलेख से कारुवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है, प्रयाग स्तंभ लेख से। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है, उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने किया था। हरिसेन उसके दरबारी थे समुद्रगुप्त के, जिसने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, एहोल अभिलेख से आपको एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का अभिलेख है, उससे आपको सती प्रथा का सबसे पहले वर्णन मिलता है। ठीक है, यहाँ आ ही गया चर्चा। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का विवरण मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है जब गोपराज किसी युद्ध में शहीद हो गए थे, तो उनकी पत्नी ने सती अपना लिया था, सती प्रथा को अपना लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि उसका जो मोटिव था वह पूरे पृथ्वी को जीतना था, तो उसका यह अभिलेख था उदयगिरी गुहा अभिलेख, जिसमें उसने चर्चा की थी कि उसका जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो है पूरे पृथ्वी को अपने कब्जे में करना। तुमन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। तुमन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को कैसा सूरज बताया गया है, शरदकालीन सूरज। इसका क्या मतलब है, जो कि कभी कभार वोल्टेज में उगता है। आप देखते होंगे ठंड के महीने में सूरज की जो ताप है वो कम जाती है, और बहुत 5-6 दिनों पर वह उगते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूनों के आक्रमण की चर्चा, यहाँ से भी प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाएं तो बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्ट हैं। हूनों के आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से आपको मिलता है। वहीं मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जनेंद्र कहा गया है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली के लौह स्तंभ में, जो कि एक अजूबा है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, यह दिल्ली में स्थित है, मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन आपको यहाँ से मिल जाता है। अब हम विदेशी अभिलेख की बात करेंगे तो विदेशी अभिलेख में हमारा आ जाएगा एशिया माइनर, मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उल्लिखित हैं। एशिया माइनर कहा जाता है बोगाजकोई को, ठीक है। हेलियोडोरस जो कि यूनानी राजदूत थे, हेलियोडोरस कौन थे? यूनानी राजदूत थे। इनके बेस नगर के गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म की जानकारी आपको हेलियोडोरस के बेस नगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, जिससे क्या है, भागवत धर्म की जानकारी मिल जाएगी। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक की बात करें तो इसमें 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया था। यानी कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इंग्लिश ट्रांसलेशन किस भाषा में, किस नाम से किया गया? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया, ठीक है। आप जानते हैं कि मनुस्मृति जो है भारतीय इतिहास के हिंदू कानून की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। उन्होंने 1789 में, हालांकि स्थापना 1784 में किए थे ये विलियम जोन्स साहब, लेकिन इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की पुस्तक है उसका अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने 1789 में किया था। विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया 1785 में। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का विवरण आपको मिलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। आप कई बार देखते होंगे कि V.A. स्मिथ के अनुसार किसी भी साहित्य इतिहासकार के बारे में या किसी भी शासक के बारे में ऐसा विवरण दिया जाता है, वही यही है। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी, ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बेसम ने वंडर दैट वाज इंडिया, इनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? A.L. बेसम। जबकि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? V.A. स्मिथ या विंसेंट आर्थर स्मिथ। अगर पूरा याद रहता है पूरा याद रखिए। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? D.D. कौसम्बी। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं D.D. कौसम्बी। और A.L. बेसम की पुस्तक का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। वंडर दैट वाज इंडिया। अब आगे हम महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक को देखेंगे, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पूरा टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। दाय भाग के लेखक कौन है? जीमूत वाहन है। मिताक्षरा कई बार पूछा गया है। कालिदास की जो पुस्तकें हैं उनमें अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और रघुवंशम है। विशाख दत्त की पुस्तकें हैं, उनमें आपको मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तन। मुद्रा राक्षस कई बार पूछे गए हैं, मौर्य वंश से रिलेटेड है, इससे जानकारी मिलती है। विशाख दत्त। मृच्छकटिकम के लेखक हैं सुद्रक। कामसूत्र के लेखक हैं वात्सायन। राजशेखर की पुस्तक हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण। इनमें आपको काव्य मीमांसा याद रखनी है और आपको याद भी होगा। अगर वो याद है तो इसके अलावा ऐड कर लें आप कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और हरविलास, ठीक है। हर्षचरित की पुस्तक है बाणभट्ट। विक्रमांक देवचरित की पुस्तक है बिल्हन। अमरकोश की पुस्तक है अमर सिंह। ये तो बहुत आसान है। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह हैं। पद्मगुप्त के लेखक हैं नवशाह सांकचरित। पद्मगुप्त लिखे हैं नवशाह सांकचरित। ललित विग्रह राज के लेखक हैं सोमदेव। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतंग। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं भास्कराचार्य। मूसिक वंश के लेखक हैं अतुल। ये मैं थोड़ा फास्ट में बोल दे रहा हूँ, इसको आप एक बार दो बार रिपीट कर लेंगे। मिलिंद पल्लवों के लेखक नागसेन है, जिसमें आप जानते हैं कि नागसेन और मिनांडर के बीच चर्चा हुई थी, जो इसमें वर्णन है मिलिंद पल्लवों में। वृहत संहिता के लेखक है वराहमिहिर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उत्तर रामचरित के लेखक है भवभूति, ये भी इम्पोर्टेंट है। काव्य दर्शन दंडी की पुस्तक है। कुमार पाल चरित के लेखक हैं हेमचंद्र सूरी।
गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, ठीक है। चारुदत्त के लेखक हैं भास। स्वप्नवास वदता कई बार पूछा गया है, स्वप्नवास वदता के लेखक भास हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। बुद्धचरित सूत्रालंकार के लेखक हैं अशुघोष। वेद व्यास के लेखक हैं वेद व्यास ने भगवत गीता और महाभारत लिखा है। भक्ति शतक के लेखक है भर्तृहरि। दशावतार चरित के लेखक हैं क्षेमेंद्र। नीतिसार के लेखक हैं कामंदक। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। एनटीपीसी में पूछा गया है ये प्रश्न। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। बृहद कथा कोश के लेखक हैं हरिसेन। शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं शारंगदेव। सुश्रुत के संहिता के लेखक हैं सुश्रुत, जो कि एक चिकित्सक थे। नागार्जुन ने सत सहस्रिका लिखी है। सतसई के लेखक है बिहारी। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण भट्ट। कीर्ति कौमुदी के लेखक हैं सोमेश्वर। गार्गी संहिता के लेखक हैं कात्यायन। तो इसे आप नोट करेंगे और दोबारा से इसको पढ़ेंगे, तब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब जाके याद होगा। अब हम आते हैं प्रशस्तर युग यानी कि आदिम मानव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आदिम मानव के बारे में चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, यानी कि जो सोर्सेस मिले हैं, पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो भी मिले हैं, उन्हीं के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया कि उस समय के जो मानव थे वो क्या गतिविधियां करते थे। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को 2 भाग में बांट दिया गया। एक पाषाण युग यानी कि पत्थर का काल, और दूसरा धातु युग, जब से मानव ने धातुओं का उपयोग शुरू किया, लोहे का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया। इन सब 2 आधार पर बांटा गया। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव और विकास जो है पेलियोसिन काल में हुआ था। इस युग को 3 काल में बांटा गया है, यानी कि प्रस्तर युग, पत्थर काल को भी 3 भाग में बांटा गया। एक पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, दूसरा मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और तीसरा नियोलिथिक एज नवपाषाण काल। आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो शिकारी था, आखेटक यानी शिकारी था, और खाद्य संग्राहक यानी कि फूड कलेक्टर था। बस उसे खाने की चीज़ें कलेक्ट वही आवश्यकताएं थी उनकी। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज में मनुष्य जो था वो शिकारी और इसके अलावा उसने पशु पालना आरंभ कर दिया। और नवपाषाण काल में यानी नियोलिथिक एज में उसने क्या किया, अन्न उगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ से ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करते थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल में वो शिकारी भी थे और इसके अलावा पशु भी पालना स्टार्ट किए। नवपाषाण काल में आकर उन्होंने कृषि करना शुरू किया। पूरा पाषाण काल को भी 3 उपभागों में बांटा गया है। इसको देखेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, पहले प्रस्तर युग को 3 भाग में बांट दिया, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब पूरा पाषाण काल को भी यानी कि जो हमारा पैलियोलिथिक एज था उसको भी 3 भाग में बांटा। पहला निम्न पूरा पाषाण काल जो कि आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था, यानी कि मानव जो थे वो घुमक्कड़ थे। अग्नि का आविष्कार इसी युग में हुआ था, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हो गया था। मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करते थे। वो फूड कलेक्टर के रूप में थे, वो शिकारी के रूप में थे। ठीक है। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था 1863 में। तो थोड़ा सा अंतर है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जबकि औजारों की खोज का अगर श्रेय दिया जाए तो वह रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है, जो कि 1863 में इन्होंने खोज की थी। इन सब इस टाइम पे मुख्य औजार क्या था, कुल्हाड़ी था, हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, बिदरनी, क्लेवर और खंडक चोपर, ये सारे औजार थे। प्रमुख स्थल की बात करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से। कश्मीर, थार राजस्थान, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाता है
कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, तो ये भीमबेटका जो है वो तेल चित्र के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में पड़ती है। अब निम्न पूरा पाषाण काल के बाद हमारी बारी है मध्य पूरा पाषाण काल की, जो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का था। इसमें अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाने लगा। ठीक है, अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा था। इस काल को फ्लैग कल्चर भी कहा जाता है, फलक संस्कृति कहा जाता है। इस काल में पत्थर के गोले यानी बटिकास्म उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ, यानी कि मनुष्य ने पत्थर की जो वस्तुएं हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मुख्य औजारें फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी था। प्रमुख स्थल की बात करें तो इसमें आपका मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नेवासा महाराष्ट्र में पड़ता है, उड़ीसा, ये सब है। तीसरा हमारा है उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का ये काल है। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं थी, नए चकमक उद्योग, ठीक है, और दूसरा आधुनिक मानव का उदय हो गया, होमो सेपियंस जिसे कहा जाता है, आधुनिक मानव। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल से मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रमुख औजार ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स हैं, ठीक है, फलक और सलक, ठीक है। बीजापुर, इनाम गांव यहाँ के प्रमुख स्थल हैं इस पाषाण काल के। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा हमारा था मेसोलिथिक एज, जो कि मध्य पाषाण काल। इसका कालक्रम कब से कब तक है, 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में माइक्रोलिथ्स फलक का उद्योग था, ठीक है, सूक्ष्म पाषाण का इस्तेमाल होता था। पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार इस काल के में थे। प्रमुख स्थल की बात करें, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल में, बोघोर सिद्धि के पास, राजस्थान बागोर, गुजरात में लंगनाज, उत्तर प्रदेश में महागढ़, बेंजा, सराय नाहराय, प्रतापगढ़, बिहार में पायसरा और मुंगेर। बिहार की बात करें तो बिहार में पायसरा, मुंगेर, जो कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल थे। नव पाषाण काल, जिसमें कि मानव जो है आधुनिक मानव का उदय हो गया, होमोसेपियंस। इस काल में मानव ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। मुख्य औजार पॉलिशदार पत्थर थे, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हड्डियों के औजार, ये सब इसके महत्वपूर्ण थे। इसमें आपको मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम गुफराल कश्मीर में, कोल्डिहवा जहाँ से आपका गेहूं या चावल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, गेहूं या चावल के अवशेष यहाँ से मिले थे। महागढ़ उत्तर प्रदेश, चिरान जो कि बिहार में पड़ता है, चिरान सेनुआर बिहार में, सरुतरु मार्कंडोला असम में, ब्रह्मगिरी, कोडेकल, हल्लूरी, मस्की, तकलीहल, संगेनकल्लू, ये सब कर्नाटक में, और पायमपल्ली तमिलनाडु में प्रमुख स्थल थे। अब हम लोग बात करते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति की। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, हालांकि देखते हैं इसको। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु क्या थी, तांबा थी। इसी के दौरान तांबे के औजार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा, इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। मतलब तांबा का प्रयोग हुआ लेकिन पत्थर का प्रयोग भी जारी रहा, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इन्हें भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति 2450 से 1750 ईसा पूर्व, सालवदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व, प्रभा संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व, रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व, और जोड़वे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व। इसमें दो इम्पोर्टेंट है, जोड़वे संस्कृति और आहार संस्कृति। इन दोनों का कालक्रम आप याद रखेंगे। आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व, जबकि जोड़वे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल के कुछ विशेष तथ्य आ ही गए। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ, जी हाँ, मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। गेहूं और जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। कोल्डिहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से
विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य है लगभग 6000 ईसा पूर्व, यानी कोल्डिहवा से आपको चावल का और मेहरगढ़ से आपको क्या मिलता है, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिलता है। बुर्जहोम, जहाँ से गर्तावास कई बार पूछा गया है, यहाँ से यह जो है गड्ढा घर मिला है, गर्तावास कहाँ से मिला है, बुर्जहोम से, जो कश्मीर में पड़ता है। हड्डी के औजार, इसके अलावा सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के समूह के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। कहाँ पर, बुर्जहोम में। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुफकराल कुम्हार की गुहा, कश्मीर, यहाँ के कश्मीर मिलती है। यहाँ के लोग पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करते थे। चिरान, जो कि सारण बिहार में है, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरण के सींगों से बने उपकरण। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ठीक है। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में, किस काल में, ताम्र पाषाणिक युग में कुत्ते को पालतू कब बनाया गया था। आपसे तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मानव ने किसे पालतू बनाया था, कुत्ता को, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है किस काल में, तो ताम्र पाषाणिक युग में। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तन में पॉलिशदार काला मृदभांड, दूधसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड मिलते हैं। पिकलीहल, कर्नाटक, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर और निवास दोनों स्थान मिलते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने, पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की और इस सभ्यता पर प्रकाश डाला, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ज़्यादातर जो अवशेष हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे प्राक ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक, चूँकि इसके जो साक्ष्य हैं वो लिखे हुए हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसकी लिपियाँ ऐसी है जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कांस्य युगीन सभ्यता, चूँकि कांस्य का प्रयोग हुआ है इस सभ्यता में, यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय या ग्रामीण सभ्यता। तो यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, पहली नगरीय सभ्यता। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। हालांकि यह एग्जैक्ट नहीं है, कई इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है, जो भी आप देखेंगे। अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया जो काल है, जैसे मार्टिमर व्हीलर वूल का मानना है 2500 से 1500, वहीं वूली का मत है 2800 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल का मत है 3250 से 2750 ईसा पूर्व, DP अग्रवाल का मत है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, अल्वीन का मत है 2150 से 1750। हालांकि सर्वमान्य जो मत है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु सभ्यता का काल की बात करें तो इसे पूर्व हड़प्पा काल और परिपक्व हड़प्पा काल दो हिस्सों में बांटा गया। पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व दिखाया जा रहा है। कोटदीजी, दम्बासादत, अमरीनाल, सिसवल, ये सब प्रमुख स्थल थे। वहीं अगर मैच्योर हड़प्पा काल की बात करें तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, इन सब के बारे में हम जो पढ़ते हैं। तीसरा है उत्तर हड़प्पा काल, जो 1900 से 1300 ईसा पूर्व, रंगपुर, रोजदी, गुजरात, राखीगढ़ी, हरियाणा में पड़ता है। इसके विस्तार की बात करें तो सिंधु सभ्यता उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, जो कि परंपरा नदी के किनारे है, पूरब में आपका आलमगीरपुर, मेरठ, जो कि हिंडा नदी के तट पर है, और पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो कि दास्क नदी के तट पर है। ठीक है। तो पूरब में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतका गेंडोर, पाकिस्तान, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, जो कि परवरा नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया जाता है। टोटल कितने हैं? 1500 स्थल पर। यह समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो सिंधु सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है।
इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आइए कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल की बात करें तो यह पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पहला स्थल यही था। हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने हैं। चबूतरे पर 2 पातों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने भी मिले हैं। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अब कुछ उत्खननकर्ता और उनके वर्ष और उनकी नदियों के बारे में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सबसे पहला हड़प्पा, अभी हमने देखा, यह मोंटेगोमरी में है, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज 1921 में रावी नदी के तट पर यह स्थित है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में। यह लरकाना ज़िले पाकिस्तान में पड़ता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो मोहनजोदड़ो में याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में यानी कि मौ जिसमें है उसमें मौ नहीं है, यानी कि मोहनजोदड़ो मोंटेगोमरी में नहीं है, बल्कि कहाँ है? वो लरकाना ज़िला पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। सुतका गुंडूर किस नदी किनारे है? तो वह दास्क नदी के किनारे है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। चनुद्रो जो गोपाल मजुमदार ने खोज की, यह आपका सिंधु नदी के किनारे है, यह भी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। अब आइए भारत वाले कुछ। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बीके थापर और बीबी लाल, ठीक है, बीके थापर और बीबी लाल इसके उत्खनन करता है। हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। कोटदीजी की बात करें तो यह जो है यह सिंधु नदी के किनारे है। यह खैरपुर सिंध पाकिस्तान में है। इसकी खोज फजल अहमद ने की थी। रंगपुर रंगनाथ राव ने खोज की, बहुत आसान है, डायरेक्ट वर्ड से रिलेट करेंगे। रंगपुर रंगनाथ राव ने खोज की। रंगपुर किस नदी किनारे है? तो यह मादर नदी के किनारे है और यह गुजरात में काठियावाड़ में है। रोपर की बात करें तो रोपर सतलज नदी के किनारे है और यह पंजाब में पड़ता है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने अगेन किया और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो कि एकमात्र डॉकयार्ड प्लेसेस है, यानी कि बंदरगाह स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है, यह हिंड नदी के तट पर स्थित है और कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने किया है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और यह रंगोई नदी किनारे हरियाणा के हिसार में है। धौलावीरा की बात करें तो यह कच्छ के गुजरात में स्थित है। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने किया है। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि लेबर के रहने के लिए बने थे, यानी श्रमिकों के रहने के लिए, मजदूरों के रहने के लिए बनाए गए थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। सबसे ज़्यादा किसकी मोहर छपी है? एक सिंग वाले पशु का। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का यह सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। यहाँ एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सिंग है, वह पद्मासन मुद्रा में बैठा है। उसके चारों ओर हाथी, ध्यान देंगे इस जानवर के नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा, बस 4 हैं। हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा, 4 जानवर हैं। इसमें आपसे प्रश्न पूछ दिए, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से कौन मोहनजोदड़ो के मोहरों पर अंकित जानवर नहीं है? बकरी दे देगा, गाय दे देगा, 3 ऑप्शन सही वाला दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, हाथी है, बाघ है, ठीक है, और गेंडा है और भैंसा है। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, बस इतना रट लीजिए इसको 4 बार।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पाँव पर 2 हिरण हैं। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और ऊंचाई गहराई जो है वो 2.43 मीटर है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए तो वह है अन्नागार। क्या है? अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। अब ऐसा नहीं कि महास्नानागार और महाअन्नागार है, इसमें आप कंफ्यूज कर जाएं कि सबसे बड़ा कौन होगा। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो इमारत होगा वो अन्नागार होगा, ग्रोसरी स्टोर। एक अन्य मुहर पर कुबर वाले बैल की आकृति मिली है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? तो यह मिली है मोहनजोदड़ो से। जबकि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला? स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, जो कि हड़प्पा से मिला है। सूती वस्त्र के साक्ष्य ये सभी मिले हैं यहाँ से। आगे बात करते हैं। तीसरा हमारा है कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का अभाव मिलता है। ड्रेनेज सिस्टम सबसे बढ़िया मिलता है धौलावीरा में, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। जिसकी खोज किसने की? R.S. बिष्ट ने की, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। यहाँ से आपको युगल सावधान का प्रमाण मिलता है। वहीं आपको मालिक और कुत्ते का शव कहाँ से मिलता था? वह मिलता था आपको बुर्ज होम से। कहाँ से मिलता था? बुर्ज होम से, जहाँ गर्तावास भी था। ठीक है, अभी हमने तुरंत इसको डिस्कस किया है। यहाँ के मकानों में 1 पल्ले वाला होता है ना, दो पल्ले का होता है दरवाज़ा, 1 पल्ले का होता है, तो 1 पल्ले का यानी कि 1 साइडेड। ठीक है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। ईंट भी मिला है, अलंकृत मतलब सजा हुआ, और अग्निकुंड भी मिला है। लोथल की बात करें तो यह इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है, यानी छोटका हड़प्पा, और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था, डॉकयार्ड प्लेस था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, यहाँ से भी युगल सावधान के साक्ष्य मिले। इसके अलावा युगल सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। फारस की मुहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, ये सभी यहाँ से मिला है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है, जो पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी को याद दिलाती है। यह आपको कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। चित्रित यानी कि प्रिंटेड मृदभांड मिलता है। 5वां हमारा महत्वपूर्ण स्थल है चन्हुद्रो। चन्हुद्रो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगड़ संस्कृति भी आई। ये प्रश्न आ सकता है कि झूकर और झांगड़ संस्कृति का संबंध किस स्थल से है? तो चन्हुद्रो से है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, बहुत इंपॉर्टेंट। लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, यानी कि बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? कुत्ते। कहाँ पर? चन्हुद्रो में। मतलब जहाँ बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं आप, चन्हुद्रो मतलब दौड़ रहा था, किसके पीछे? बिल्ली के पीछे। चन्हुद्रो, दौड़ो। ठीक है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना, ये सब आपको चन्हुद्रो से मिलता है। चन्हुद्रो में वक्राकार ईंटें और कांसे की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी मिलते हैं। रंगपुर की बात करें, यह मादर नदी के तट पर है, गुजरात में स्थित है। ठीक है। और रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है और कच्ची ईंटों का दुर्ग मतलब किला जो थे वो कच्ची ईंट के थे। कहाँ पर? रंगपुर में। रंगपुर किस नदी किनारे है? मादर नदी किनारे। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में है, जो कि कादिर द्वीप के निकट है। और इसके खोजकर्ता कौन है? R.S. बिष्ट हैं। कच्छ के कादिर द्वीप में स्थित है धौलावीरा। अब धौलावीरा से क्या प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा, आ जाओ। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ से हमें मिल गया कि धौला का अर्थ है सफ़ेद और वीरा का अर्थ है कुआं, यानी सफ़ेद कुआं। इसका अर्थ हो गया। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल 3 भाग में बटे थे?
तो 3 भाग में बटे थे धौलावीरा। एक दुर्ग था यानी किला, एक मध्य नगर और एक निचला नगर। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। दूसरा सबसे बड़ा कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि आपका लारकाना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था आपका धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यानी कि खेल का मैदान था, यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। सबसे बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम किसका था? धौलावीरा का था। और धौलावीरा की खोज किसने की? RS विष्ट ने की। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख मिलता है, जो संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के समीप मिलता है। कराची के पास अलादीनो स्थल का क्षेत्रफल लगभग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग मृदभांड यानी कि कैसा था? मृदभांड काला रंग का था और उसमें पेंटिंग किसका था? लाल रंग का था। अलादीनो से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के स्थान एक भिरना नामक जगह है, वहाँ पर खनन किया गया है, मृदभांड का पता चला है। राखी गढ़ी जो कि हिसार हरियाणा से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। हालांकि अनुमान है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुरकोटदा नामक जगह है जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ के साक्ष्य मिले, यानी कि घोड़े का वहाँ पर प्रयोग होता था। चंदावासी लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन आर्य जो थे वो प्रकृति पूजक थे। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग लिंग मूर्ति पूजक थे, जबकि आर्य जो थे वो प्रकृति पूजक थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। कई प्रकार की प्रजातियाँ होती है, जैसे नार्डिक होता है, भूमध्य सागरीय होता है, और भी प्रजातियाँ होती है, जिसमें मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो भूमध्य सागरीय थे। सिंधुवासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे। लाल होता था, नहीं तो गुलाबी होता था। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा का भी प्रचलन था। सबसे ज़्यादा दास फिरोज शाह तुगलक के काल में थे, है ना। सिंधुवासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे, यानी पासा खेलते थे और नहीं तो डांस करते थे। इनसे उनका मनोरंजन होता था। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है, और आपने सिक्कों पर भी गाय का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर क्या है? हाथी है, बाघ है, गेंडा है और भैंसा है। बस 4 जानवर ही हैं जो कि मोहनजोदड़ो के सिक्कों पर अंकित मिले हैं। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। बहुत बढ़िया। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। कई बार ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है कि टेराकोटा क्या है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है, या पकी हुई मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है। मेसोपोटामिया के पुरालेख में दिलमन, माखन और मेलुहा की जानकारी मिलती है। यहाँ से प्रश्न आता है कि मेलुहा की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह मेसोपोटामिया के पुरालेख से मिलती है। बाकी दिलमन और माखन नई बातें हैं, इसके बारे में नहीं पूछा गया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन मेलुहा पूछा गया है। सामाजिक जीवन की बात करें, हड़प्पाकालीन समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, यानी कि मैटरनिटी पर था ज़्यादातर। ठीक है, मैट्रियार्की जिसको बोलते हैं, मातृसत्तात्मक, पैट्रियार्की नहीं था। पितृसत्तात्मक, अभी का जो जीवन है वो पैट्रियार्की है, जबकि हड़प्पाकालीन समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, यानी सत्ता जो है वो माताओं के हाथ में थी। मातृदेवी की पूजा से स्पष्ट होता है कि वे लोग ज़्यादातर मातृसत्तात्मक थे। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। बहुत बढ़िया, शांति प्रिय होना ही चाहिए। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, यानी कि ओमनीवोरस थे, दोनों वैरायटी में थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। बहुत बढ़िया, यह समानता होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। मनोरंजन के लिए पासे के खेल, पशुओं की लड़ाई और नृत्य आदि प्रचलन में था। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ प्रचुर मात्रा में मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव की मोहर,
विशेष रूप से फेमस है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पशुपति शिव की मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानते थे। पशुओं में कुबड़ वाले बैल और पक्षियों में पाखता की पूजा होती थी। किस की पूजा करते थे पशु में? कुबड़ वाले बैल की। हालांकि मोहर पर सबसे ज़्यादा किसका मिलता है फोटो? एक श्रृंगी पशु का। पक्षी में किसकी पूजा होती थी? पाखता की। ठीक है, फाख्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलन में था। सिंधु सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। समाधान की बात करें, आमतौर पर मृतकों को गर्तों में यानी कि गड्ढों में दफनाया जाता था, और परंतु कुछ स्थानों पर सबको पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधि भी मिली है। राजनीतिक जीवन, सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन नहीं था। कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, सीपीआई, ये सब नहीं था। वहाँ पर कोई पार्टीवादी नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी पंडित जी का बोलबाला नहीं था, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया। जहाँ मंदिर वहीं पुरोहित। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, लोहे का पता ही नहीं था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। यानी कि हड़प्पा के लोग जो थे वो ज़्यादातर व्यापार वाणिज्य पर ध्यान देते थे, किसी का चीज़ हड़पने पर नहीं और किसी चीज़ को जीतने पर उनका ध्यान नहीं था। इसलिए हड़प्पा का शासन कहा जाता है वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, यानी व्यापारी वर्ग के हाथ में। आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि और उद्योग था। सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदाल द्वारा खेती करते थे। आपको कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, और जिनमें गेहूं और जौ उनका मुख्य खाद्यान्न फसल था। बनावली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। व्यापार की बात करें, वस्त्र उद्योग सिंधुवासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण मिला था, हमने देखा था। सिंधुवासी सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चनुद्रो और लोथल से गुड़िया और मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, ये सब चनुद्रो से मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, लगभग 16 के मल्टीपल में चलता था। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। ये व्यापार पर ज़्यादा जोर देते थे, किसी को जीतने की बजाय किस पर जोर देते थे? विजय के बजाय वाणिज्य पर जोर देते थे। ठीक है, विजय के बजाय किस पर जोर देते थे? वाणिज्य पर। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक के साथ, ईरान के साथ, बहरीन के साथ, मिस्र के साथ होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से, और मेलुहा जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपको मेसोपोटामिया के उल्लेख से मेलुहा की जानकारी मिलती है। वही बात यहाँ पर आपको उल्लेखित मिलता है कि मेलुहा की पहचान किससे होती है? सिंधु क्षेत्र से। दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से, और मेलुहा की पहचान किस क्षेत्र से? सिंधु क्षेत्र से कराते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के बारे में। जैसे लाजवर मणि है, वो बदख्शां अफगानिस्तान से आयात होता था। सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक के कोलार खान से। अभी वर्तमान में हमारे पास कर्नाटक के कोलार खान ही सोना के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान और ईरान से टीन का आयात होता था। ईरान से स्टेटाइट का आयात होता था। सौराष्ट्र गुजरात से गोमेद का आयात होता था। तांबा राजस्थान के खेतरी से, जो अभी भी फेमस स्थल है हमारे यहाँ। फिरोजा फारस से आयात होता था। संगमरमर राजस्थान से आयात होता था। भरौच गुजरात से इंद्रगोप मणि का आयात किया जाता था। ठीक है, मोहरे और बाट की बात करें, सिंधु सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेलखड़ी से होता था। यानी मुद्रा किससे होता था? सेलखड़ी का बना होता था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से। किस पत्थर से?
चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके मल्टीपल थे, जैसे कि 16 का पहाड़ा पढ़िए। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग 2000 सील यानी कि मोहरे प्राप्त हुए हैं, किसके? सेलखड़ी के। हड़प्पाई लिपि की बात करें, हड़प्पाई लिपि मुख्यतः भाव चित्रात्मक थी। इसे ब्रिस्टोफेडल लिपि भी कहा जाता है, चूँकि यह गौमूत्र की तरह था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक आइडियोग्राफिक कहा जा सकता है इसे, हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक के चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। इसको क्या कहते हैं? गोमुद्रिका पद्धति यानी ब्रिस्टोफेडर या भाव चित्रात्मक कहिए, ठीक है, आइडियोग्राफिक। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। चलिए अब हम अंतिम दौर में चल रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। सिंधु सभ्यता का अंत कर रहे हैं हम। हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है। जैसे कि भूकंप के कारण पतन मानते हैं डेल्स। फिल्म आई थी जिसमें मोहनजोदड़ो फिल्म आई थी, जिसमें ऋतिक रोशन जी लीड रोल में है। उसमें दिखाया गया है कि बाढ़ के कारण जो मोहनजोदड़ो है उसका अंत हुआ था, यानी सिंधु सभ्यता का अंत। हालांकि यहाँ अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। भूकंप के द्वारा डेल्स का मानना है कि डेल्स यानी कि भूकंप के कारण जो है अंत हुआ है। केनेडी का मानना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हुआ। व्हीलर का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इससे सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। चाइल्ड का मानना है, गार्डन चाइल्ड का मानना है कि विदेशी आक्रमण हो गया, इस वजह से सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। स्टाइन और घोष का मानना है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हुआ। अस्थिर नदी तंत्र का मानना है लैम्ब्रिक, अस्थिर नदी तंत्र के कारण यह मत है लैम्ब्रिक का कि नदी तंत्र जो है वो स्थिर नहीं था, वह लगातार मतलब यहाँ से वहाँ डाइवर्ट होते चला गया, इस तरह से अंत हो गया। बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन, यह मानना है मैके, राव और मार्शल का। यह इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। हालांकि विदेशी आक्रमण का भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, तो ये चाइल्ड के द्वारा। अब बच्चे कहते हैं कि हाँ दांती काट लिया ये वो, तो गार्डन चाइल्ड का मत है विदेशी आक्रमण, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य अंत है, तो कुछ अच्छा भी करके चलें। ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें जो थी वो चौकोर थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता कैसी थी या सिंधु सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल 12,99,660 किलोमीटर था। बनावली में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप मिला है, यानी उसका क्या कहते हैं, उसका मॉडल मिला है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है, जो कि रंगपुर मादर नदी किनारे गुजरात में था। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो कि ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिली है, और आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है, जो कि मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हिंड नदी के तट पर सरस्वती जहाँ बहती थी अब वह विलुप्त हो गई, वह क्षेत्र बिनसन कहलाता है, और इसे रंगोई नदी भी कहा जाता था, जो कि हरियाणा का जो बनावली स्थल है वो आपको यहीं पे मिला था। हड़प्पाकालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुत्का गेंडोर और सुरकोटदा से समुद्र तटीय नगर थे। ये दोनों जो है सुत्का गेंडोर और सुरकोटदा जो है वो समुद्र तटीय नगर थे, और यहाँ से आपको घोड़े का अवशेष भी मिला है, यानी हड्डियाँ मिली है। सिंधुवासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में और बस्ती पूर्व दिशा में होता था। मतलब किला किधर होता था? वेस्ट में, और बस्ती यानी कि लोग रहते किधर थे? पूर्व दिशा में। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। किधर खुलते थे? गेटवा जो था वो पीछे की तरफ खुलता था। केवल लोथल के में दरवाजे जो थे वो मेन रोड की तरफ खुलता था। तो ये था हमारा आज क्राउन बुक पेज बाय पेज श्रृंखला का पहला एपिसोड। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, इसे मैं रिहर्सल के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कई बार इतिहास को पढ़ चुके होंगे, सिर्फ इसे रिवीजन के तौर पे लेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर सकें। आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।